चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस आयनिक इक्विलिब्रियम का कहानी ऐसा है कि इस आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वीक एसिड के बारे में। अगर मोनोबेसिक एसिड है तो इसका जो के होता है वो होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा होता है रूट अंडर के बाई सी। एच प्लस का फॉर्मूला होता है सी अल्फ़ा। और पी एच अगर लिखना होगा पी एच, तो पी एच जो होता है वो होता है हाफ इंटू पी के ए माइनस लॉग सी। ठीक है, ये मोनोबेसिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक वीक एसिड है। इस वीक एसिड के लिए के का रिलेशन क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा। अल्फा होता है रूट के बाई सी। एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा। पी एच क्या होगा, हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। अच्छा, अगर के या के बी दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो ये होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। पी के क्या होता है माइनस लॉग के। कैलकुलेट करेंगे तो होगा 5 माइनस लॉग 1.8, तो इसको आएगा 4.74। तो ये डायरेक्ट रिलेशन यूज़ किया जाता है यहाँ पे के और के बी के लिए। तो के बी क्या होगा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ और पी के क्या होगा 4 इंटू मतलब 4.74 इतना होगा। नेक्स्ट आता है, ये रिलेशन बता ही दिए कि पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के और लॉग 1.8 का वैल्यू होता है 0.26। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट पे। तो कॉमन आयन इफेक्ट से पहले मोनो एसिडिक बेस के बारे में देख लें। तो इसका भी जो अल्फा होता है वो होता है रूट अंडर के बी बाई सी। ओ एच माइनस आयन कितना होगा, इतना होगा। पी ओ एच लिखोगे तो क्या होगा, हाफ पी के बी माइनस लॉग सी। ठीक है, और पी एच क्या होगा 14 माइनस पी ओ एच। तो ये यहाँ से निकल सकता है। फिर आता है हमारे पास ये वाला कहानी। ये कहानी ऐसा है कि एंटी लॉग ऑफ एक्स जो होता है वो होता है 10⁻⁴। जैसे एंटी लॉग ऑफ 2 लिखेंगे तो लिखना होगा 10⁻²। एंटी लॉग ऑफ 0.47 लिखेंगे तो लिखेंगे 10⁻0.47 और ये लॉग 3 का वैल्यू है। ऐसे करके ये चलता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट में अल्फा कम हो रहा है, सी बढ़ रहा है। तो कॉमन आयन इफेक्ट में अल्फा जो होता है रूट अंडर के बाई सी, और ये जानते ही हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। फिर आता है मेरे पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला कहानी। उससे पहले ये पानी का थोड़ा देख लेते हैं। तो पानी जो है ना वो पानी टूटता है किस में, H प्लस ओ एच माइनस आयन में। 25 डिग्री सेल्सियस में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होता है इतना। उसके बाद हम लोग बोलते हैं एक होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसको बोलते हैं KW, जो है H प्लस ओ एच माइनस का प्रोडक्ट जो है 10⁻⁻14। अच्छा, H प्लस को बोलते हैं सी अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो H प्लस बाई सी है, ये इतना बाई इतना। और 1/5.5 होता है 1.6 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हो जाता है इतना। तो ये यहाँ पे एक की पॉइंट याद रखो कि कहीं लिखा हुआ होगा अगर 1/55.5 तो इसका मतलब होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻²। तो ये -7 है ही, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻9। और परसेंटेज में अगर अल्फ़ा को लिखना है तो अल्फ़ा परसेंटेज में होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻7%। और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻7। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए ये लिखा ही हुआ है कि 1/55.5 कितना होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻²। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या कि जो हमारा पानी का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो कितना हो गया KW/H2O। तो KW ऑफ वाटर मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनिक कांस्टेंट फॉर वाटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि पीएच प्लस पीओएच को बोलते हैं PKW। और KW आयनिक प्रोडक्ट है H प्लस प्लस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। देन हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे KW इतना था, पीएच PW है POH इतना। तो ये रिलेशन पता ही है। लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस पे जो न्यूट्रल पॉइंट है ना वो 6 होता है, यहाँ पे H प्लस OH माइनस इतना होता है और KW 10⁻⁻12 होता है। और PKW क्योंकि माइनस लॉग KW है तो ये 12 होता है। फिर आता है हमारे पास कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे तो हम लोगों ने बोला कि 10⁻⁻7 होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना होगा, जितना मोल होगा तो 55.5 इंटू Na। नंबर ऑफ H प्लस कितना इतना इंटू Na। तो रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टू नंबर ऑफ ये रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टू नंबर ऑफ H प्लस। ये रेशियो बहुत कम है, 55.5 इंटू 10⁻7 है। इसीलिए हमने बोला कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है जबकि पानी में H प्लस बहुत कम है। तो हमने बोला कि जो वाटर है
वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद देखो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से कम होगा, मतलब 100% से कम होगा। जो भी वीक एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे H2S, BOH का होल 3, HCN, H3PO4, H2CO4। और वीक बेस में भी आता है अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट था। उसके बाद देखो ऑसवाल्ड का डिल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड का डिल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होता है, जहाँ पर हमने बोला कि वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फ़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अल्फ़ा होता है Ka/C और कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा होता है डाइल्यूशन। तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे लगा देते थे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू Ka/C इज इक्वल टू √K/V। ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, log 1.8 का वैल्यू 0.26 होता है, log 11 का 1.04 होता है, 1 का 0 और 10 का 1 होता है। ठीक है, एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे CaBP। CaBP कॉन्सेप्ट में होता है कि एक H+ या H- का डिफरेंस है। एसिड है तो उसमें H- निकाल दो तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस है तो उसमें OH+ लगा दो तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अच्छा, CaBP कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि pKa + pKb इज इक्वल टू pKw, और K × Kb इज इक्वल टू Kw, जो कि 10⁻⁻14 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमारे पास बहुत सारे टाइप का सॉल्ट है। एक है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तीसरा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, और चौथा है सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस वीक एसिड। इस इतने टाइप का सॉल्ट होता है हम लोग के पास। तो सबसे पहले सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कौन सा होगा? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो सॉल्ट बनेगा हमारा NaCl। इस NaCl को जब पानी में डाल देंगे तो NaOH + HCl बनेगा, जो खुद स्ट्रॉन्ग है तो टूट जाएगा आयंस में। देखो टूट गया आयंस में, तो मिला क्या हमको? कुछ नहीं मिला। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है, यहाँ पे pH 7 न्यूट्रल सोल्यूशन मिलता है। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं, कोई हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नहीं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं, और pH भी 7 ही होता है, मतलब pH न्यूट्रल ही रह जाता है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस टाइप ये है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे जो KH है ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, और जो ये है ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है और ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास केस आता है उस केस में आता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। नाम क्या है भाई? वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिड क्या होता है? लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है। और एसिड है तो हमने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड है तो कटायनिक हाइड्रोलिसिस देगा। कैसा देगा? पॉजिटिव वाला कटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक है कटायनिक हाइड्रोलिसिस, तो देखो ये कटायनिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक है तो pH <7, क्योंकि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है। अच्छा, जो इसका जो हम KH का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो जो KH का एक्सप्रेशन होगा वो होगा KH इज इक्वल टू KW/KB, क्योंकि वीक बेस है तो वीक बेस के अकॉर्डिंग चलता है। और अल्फ़ा होता है √KH/C, तो वही हमने लिखा कि √KW/K × C। तो ये कहानी है इसका, ये कहानी है इसका। pH कितना होगा? 7 से कम या ज़्यादा? 7 से कम, तो pH हो गया 7 माइनस हाफ pKb माइनस log C। अब बी बेस के ही अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे, क्योंकि वीक कौन है? बेस है। ये हो गया। दूसरा हमारे पास आता है सॉल्ट ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो बेसिक बनेगा और अनायनिक बनेगा। ये लिटमस को किस रंग में बदल देगा? रेड को ब्लू में बदल देगा। ठीक है, दूसरा कहानी कि बेसिक होगा तो pH 7 से ज़्यादा, और फिर आप लिखोगे KH तो हो जाएगा √KW/K, अल्फ़ा हो जाएगा √KH/C, मतलब KW/K × C। pH 7 से ज़्यादा तो हो जाएगा 7 + हाफ pKa + हाफ log C। नेक्स्ट आता है यहाँ लास्ट केस, जो कि होता है वीक एसिड वीक बेस का, जहाँ पे pH जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है,
ये कटायनिक अनायनिक दोनों टाइप का हो सकता है। यहाँ पीएच कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता पीएच क्या है। अगर के केबी के बराबर है तो 7, अगर के ज़्यादा है तो पीएच लेस देन दिस, ये ज़्यादा है तो इतना। इसका जो के एच होता है ये भी सी पे डिपेंड नहीं करता है, वो होता है के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी, क्योंकि दोनों वीक है। और इसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो थोड़ा दूसरे टाइप का है, ये भी इसी टाइप का है। बाकी जगह जो हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखते हैं ना एच, वो होता है रूट अंडर के डब्ल्यू बाई सी, लेकिन इस केस में जो एच है वो होता है सीधा रूट अंडर के डब्ल्यू, सी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी सी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और पी एच होगा 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, क्योंकि बी में हम माइनस कर रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं। एच प्लस आयन को भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा रिलेशन दिया हुआ है, वो है के इंटू एच, और एच को यहाँ पे डालो और ये रिजल्ट आता है। ठीक है, और पी एच हो गया 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। ठीक है, और एच प्लस होगा रूट अंडर के इंटू एच। बाकी जगहों पर जब हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पर जो एच प्लस था वो एच प्लस होता था, अल्फ़ा होता था रूट अंडर के बाई सी या फिर के बी बाई सी, और एच प्लस होता था सी अल्फ़ा। देख रहे हो, ये एच प्लस सी अल्फ़ा होता था, यहाँ पे एच प्लस सी अल्फ़ा नहीं है, ये एच प्लस है रूट अंडर के इंटू एच के बराबर। नेक्स्ट है क्या कि जब सॉल्ट में पानी डालते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो ऐसा है। तो ये जो प्रोसेस है ना ये हाइड्रोलिसिस है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और ये जो है ये इक्विलिब्रियम है। तो इस दोनों का रिलेशन उल्टा ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा के एच जो होता है वो होता है रूट अंडर के डब्ल्यू बाई के डब्ल्यू बाई के बी और के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी, तीनों केस के लिए ये रिलेशन है। और एच होता है रूट अंडर के एच बाई सी, लेकिन लास्ट केस में जब वीक एसिड वीक बेस दोनों हो तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो सिर्फ रूट अंडर के एच के बराबर होता है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है लास्ट केस वाला। ठीक है, तो ये लास्ट केस इम्पॉर्टेंट है और इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बफर सोल्यूशन से पहले सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी में जब हम के का रिलेशन लिखते हैं के का, तो ये जो के होता है उसका रिलेशन है x का पावर x, y का पावर y और s का पावर x प्लस वाई। ये सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट नहीं करना है, मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर में करने का तरीका है कि ग्राम पर लीटर बाय मॉलिकुलर मास करो तो मोल पर लीटर मिल जाएगा। उसके बाद होता है क्यूएसपी या आयनिक प्रोडक्ट। देखो, अगर क्यूएसपी इसके बराबर है तो प्रेसिपिटेट बनेगा, क्यूएसपी ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, या फिर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है जब तभी प्रेसिपिटेट दिखाई देता है, अदरवाइज प्रेसिपिटेट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब तक आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से ज़्यादा नहीं होगा तो ये दिखाई नहीं देगा। अच्छा, एक और चीज़ देखो, Ag2Cl2 टूटता है Ag2 प्लस में और Ag2Cl2 टूटता है इसमें। नेक्स्ट आता है मेरे पास एक बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन में क्या है कि दो टाइप का बफर है हमारे पास, सिंपल और मिक्स बफर। सिंपल बफर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का। वीक एसिड क्या है, CH3COOH, और वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सॉल्ट दिख रहा है हमको वीक एसिड और वीक बेस वाला, तो इस सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे सिंपल बफर। और इसका पीएच कैसा होता है, लास्ट केस के जैसा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो लास्ट केस है जिसमें पीएच है 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, उसके जैसा इसका पीएच होता है। लेकिन ये सिंपल बफर हमारे काम का नहीं है, हमको चाहिए मिक्स्ड बफर, ताकि इसका बफर कैपेसिटी बढ़िया हो। बफर कैपेसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर सोल्यूशन टू रेसिस्ट चेंज इन पीएच को बोलते हैं हम लोग बफर बफर सोल्यूशन का बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस जो 1 लीटर में हमने डाला डिवाइडेड बाई चेंज इन पीएच। तो यही है बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई चेंज इन पीएच। तो अब देखो, नेक्स्ट जो हमने अभी यहाँ पे देखा सिंपल बफर, वो किसका था, एक्वस सॉल्यूशन था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का। जो एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर होता है, दोनों में रिलेशन क्या है कि जो एसिडिक बफर है वहाँ पे एक वीक एसिड बचा होगा, दूसरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बेसिक बफर में एक वीक बेस होगा और सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो इस दोनों का डेफिनेशन क्लियर है कि एसिडिक बफर में क्या होगा बताओ, एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा प्लस सॉल्ट होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और बेसिक बफर में वीक बेस होगा प्लस सॉल्ट किसका होगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा सॉल्ट।
पीएच का जो फॉर्मूला है एसिडिक बफर में वो है pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, और बेसिक बफर का जो फॉर्मूला है वो पीओएच का फॉर्मूला है, वो है pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। तो दोनों का फॉर्मूला क्लियर हुआ कि पीएच है pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, यहाँ पे है pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर कहीं पे दिया हुआ है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा और कोई भी कंपोनेंट वीक है तो यहाँ पे चेक करो कि वीक एसिड बचा तो नहीं है। अगर बचा है वीक एसिड वीक बेस तो ये बफर सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। और इस बफर सोल्यूशन में हम लोग बोलते हैं कि अगर ये सोल्यूशन एसिडिक बफर है, अगर ये एसिडिक बफर है तो इसके पीएच का फॉर्मूला जो है वो है पीएच का फॉर्मूला है pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, और बेसिक बफर है तो पीओएच का फॉर्मूला है pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। अच्छा, अगर हमको लिखना होगा पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो ये होगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली लिख सकते हैं। वीक एसिड वीक बेस के लिए pH क्या है, हाफ pKa माइनस हाफ लॉग C, या फिर POH हाफ pKb माइनस हाफ लॉग C। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या देखा हमने कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो एसिडिक है तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। कटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, इसका pH 7 से कम होगा, ये होगा 7 प्लस हाफ pKb माइनस हाफ लॉग C। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है तो क्या होगा, बेसिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्या लिखेंगे 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग C। अगर वीक एसिड वीक बेस है तो pH होगा 7 प्लस हाफ pKb प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ठीक है। उसके बाद वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है इतना, तो हम pH लिखते हैं कि लिखने समय उसको वाटर का जो H प्लस आयन है वो भी डालते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इंडिकेटर। इंडिकेटर का जो pH लिखोगे ना तो लिखोगे pKi प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट आयोनाइज्ड बाय अनआयोनाइज्ड। pOH लिखने में भी वही pKi प्लस लॉग सॉल्ट ऑफ आयोनाइज्ड बाय अनआयोनाइज्ड।